तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, तो सबसे पहला जो कुछ टर्म्स है उसमें पहला शब्द जो हमारे दिमाग में आता है कि बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, और दूसरा मतलब जो है यहाँ पर फैटी एसिड का मतलब क्या, इस दोनों का क्या मतलब है और लोकेशन कहाँ होता है, करेक्ट, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है और इसका पर्पस क्या है और व्हेन डज इट अकर। एकदम कुछ बेसिक एकदम फंडामेंटल क्वेश्चंस हमारे दिमाग में, हम लोग सभी छात्र हैं, ठीक है ना, ठीक है, मैं आपको आपसे सीनियर हूं, मैंने कुछ शायद पढ़ा है ठीक से, तो मैं आपको मदद कर रहा हूं सीखने में, लेकिन फैक्चुअली वी ऑल आर स्टूडेंट्स। तो हमारे दिमाग में ये सवाल जो है ना वह स्वतः उठ कर आता है, व्हाट डू मीन बाय बीटा ऑक्सीडेशन, व्हाट डू मीन बाय फैटी एसिड्स, वेयर डज इट टेक प्लेस, इसका लोकेशन कहाँ है, एंड प्रोडक्ट क्या है, क्या पर्पस है, ठीक है ना, कब होता है ये। अगर इतने सारे सवाल हैं तो इन सवालों का जवाब जो है वो हम लोग को ढूंढना चाहिए। देखो, सब लोग अच्छी तरह से इसको सीखोगे। एक अगर फैटी एसिड को बनाते हैं, ठीक है, तो मैं अभी एक पैल्मिटिक एसिड का एग्जांपल ले रहा हूं। पैल्मिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप। अगर आप देखें तो ये आपका बन गया पैल्मिटिक एसिड। ये पैल्मिटिक एसिड जो है, क्योंकि ये फैट बनाने में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। तो ये हो गया पैल्मिटिक एसिड, ये एक फैटी एसाइल, मतलब फंक्शन, एसाइल कहने का मतलब रिएक्टिव हो गया, ये फैटी एसाइल। अब आप सोचिए कि हम लोग जब नंबरिंग करते हैं, कई तरह का नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे करते हुए लास्ट का ओमेगा, है ना। तो जो अंतिम कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन काउंटिंग में फर्स्ट कार्बन क्या होता है, ये है, और 16th कार्बन कौन होगा, ये जो लास्ट में CH3 है वो होगा 16। एक यहाँ हो गया, 14 यहाँ है, तो एक 15 हो गया, और लास्ट ये है 16, दैट्स व्हाई दिस इज 16। तो दिस इज कॉल्ड ओमेगा कार्बन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा कार्बन। तो जो टर्मिनल कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड ओमेगा कार्बन। तो ठीक है, ये ओमेगा हमारे नॉलेज में आ गई बात। और अब जब इसको हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करें, मतलब इस स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा हम लोग एक डिटेल करें, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, देखिएगा सब लोग, ठीक है। ओके, CH2 भी यहाँ आ गया, एक और CH2 हम कर लेते हैं, और ये हो गया COOH, ओके, ये हो गया। और इसको हम लोग कहते हैं क्या, 12 12, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है 14, इसके 2 कार्बन को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ 12 बचा। अब चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं कि ये अल्फा कार्बन है, ओके। और जो दूसरा कार्बन उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कार्बन है। तो ये जो बीटा टर्म आया वह इस बीटा कार्बन को बताता है, करेक्ट। दूसरा हुआ कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, तो ऑक्सीडेशन के कई डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशंस के कई डेफिनेशंस होते हैं। ऑक्सीडेशन के कई डेफिनेशन जो होते हैं उसमें जैसे कि लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन यदि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर करते हैं तब तो ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, या ऑक्सीजन का जोड़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो बीटा कार्बन है, इससे हाइड्रोजन निकालकर इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ पर कहेंगे ये जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर दिखाया है, ये डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाइड है इस कार्बन पर, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, और हाइड्रोजन का भी लॉस होता है। तीनों चीज हम यहाँ पर देखेंगे, और आगे आने अभी टॉपिक शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे ना, ये खुद ब खुद एक्सप्लेन होगा कैसे। तो बीटा कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। अगला है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड मैंने जस्ट अभी बताया आप लोगों को कि फैटी एसिड वो एसिड्स होते हैं जो फैट बनाते हैं। तो फैटी एसिड और फैटी अल्कोहल दोनों जुड़कर फैट बनाते हैं। अब थर्ड पॉइंट है कि इसका लोकेशन कहाँ ये होता है, ये घटना जो है वो सेल में कहाँ होता है। इसका जो लोकेशन है उस लोकेशन को हम लोग कहते हैं, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम है। अब आप देखिए ग्लाइकोलिसिस में भी ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनता है, फिर उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? यह एक चाबी है जिससे क्रेब्स साइकिल में हम प्रवेश करते हैं। इसीलिए चाहे प्रोटीन हो, चाहे शुगर हो, चाहे फैट हो, अगर ये सभी क्रेब्स साइकिल में इंटर कर सकते हैं तभी जब एसिटाइल कोएंजाइम में ये अपने प्रोडक्ट को समाप्त करें, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट है। इसका पर्पस क्या है? करेक्ट, व्हाट इज द पर्पस? क्या मतलब है भैया, क्यों करना है, क्यों बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड करना है? तो पर्पस में सबसे पहला पर्पस जो है वो है यील्ड एनर्जी। एनर्जी सबसे पहला है कि ये एनर्जी दे, ऊर्जा काफी मात्रा में तो इसकी चाहिए। बट व्हेन, कब ऐसा होना चाहिए? व्हेन, जब शुगर की कमी हो, व्हेन देयर इज शुगर डेफिसिट। जब शुगर की कमी हो तब हम एनर्जी कहां से लेंगे? तब हम एनर्जी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स से लेंगे। एक और पर्पस है जी इसका, और वो पर्पस क्या है? कार्बन सप्लाई, कार्बन सप्लाई टू मेक अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में भी कार्बन की कमी हो जाए और साथ में उस वक्त शुगर भी नहीं हो वहां पर, तो इसी से कार्बन लेकर अमाइनो एसिड्स बनाए जाते हैं। क्योंकि क्रेब साइकिल में तो हम सब जानते हैं कि अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है। कब होना चाहिए ये भी मैंने जवाब अभी आपको दिया, और वो है क्या कि जब शुगर की कमी हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, सभी लोग ध्यान देना। ये जो लाइन मैंने लिखा है ना कि जब सेल में शुगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो और सेल को एनर्जी का डिमांड हो, या फिर अमाइनो एसिड बनाने के लिए कार्बन का डिमांड हो, उस वक्त बीटा ऑक्सीडेशन ही कर पाना जरूरी होता है। तो यह बेसिक कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका मैंने अभी आपको जवाब दिया है। अब अगला सवाल है, व्हाट इज द सबस्ट्रेट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड? अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। सबसे पहला मेरा सवाल है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का सबस्ट्रेट क्या होगा? वेयर डज
the enzymes of beta oxidation of fatty acid locate. बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के एंजाइम्स कहाँ लोकेट करते हैं, है ना, इसके बारे में हमको जानकारी लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो है व्हाट आर द स्टेप्स, इस बेसिक स्टेप्स क्या है, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ, नहीं हम थोड़ा सोच रहे हैं इसमें सवाल कर दें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। पहले 3 सवाल का जवाब हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। अब ये जो सवाल है, इन तीनों सवाल के पीछे एक बड़ा खास मकसद है। हम कुछ जानना चाह रहे हैं कि बताओ भाई कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का सबस्ट्रेट क्या है। अगर बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का सबस्ट्रेट की बात हम करें तो सब बोलेंगे कि फैटी एसिड है। तो जैसे ही फैटी एसिड बोलेंगे तो आंसर हो जाएगा गलत। बोलोगे अरे बाबा क्या बोलते हैं सर, टॉपिक का नाम ही है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और आप बोल रहे हैं कि फैटी एसिड बोलेंगे तो गलत हो जाएंगे। हाँ भाई गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो सबस्ट्रेट है, वह सबस्ट्रेट जो है वह है फैटी एसाइल। अब देखो एसिड को एसाइल कहते हैं, जैसे मीथेन से मिथाइल होता है, उसी तरह से जब ये फंक्शनल हो जाता है तो एसाइल कह रहे हैं। फैटी एसाइल को एंजाइम ए, ये हुआ इसका सबस्ट्रेट। बात समझ में आई कि इसको, अच्छा एक चीज और देखोगे, बायोलॉजिकल बुक में आप पढ़ेंगे लेनिंजर्स या वोट एंड वोट लॉडिश कुछ भी पढ़ेंगे जहां पर भी ये दिया हुआ है, आप देखेंगे कि फैटी एसाइल पूरा नहीं लिखते हैं लोग, सिर्फ एसाइल को एंजाइम ए लिखते हैं। घबराना नहीं, एसाइल वर्ड इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू फैटी एसिड्स, तो उसको पूरा फैटी एसाइल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, ये फैटी एसाइल को एंजाइम ए, आपने सबस्ट्रेट कहा। हमने कहा हाँ भाई, क्योंकि इस सबस्ट्रेट का जो फॉर्मेशन होता है वह फैटी एसिड्स से होता है, ठीक है। जो फैटी एसिड्स होते हैं, देखो कैसे हम लिखते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें हायोल को एंजाइम ए, जो को एंजाइम ए है उसी का नाम है ये उसमें क्या होता है, रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और तब ये क्या हो जाता है, एसाइल को एंजाइम ए बनकर तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही एसाइल को एंजाइम ए बनकर तैयार हो गया, हमने क्या कहा, ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट। यदि एसाइल को एंजाइम ए नहीं बनाएंगे तो हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स नहीं कर सकते हैं रे बाबा। ये बात हमारे दिमाग में बिठानी पड़ेगी। लेकिन चूंकि केमिस्ट्री है तो थोड़ा सा केमिस्ट्री भी हम लोग को देखना ही चाहिए, तब हम समझेंगे कि कैसे ये काम हुआ। अब देखो हम सब लोग इस काम को तो अब सीख रहे हैं, ठीक है। हम लोग पैल्मेटिक एसिड को ही लिए हुए हैं ताकि हम चीजों को सीख सकें अच्छे से। देखो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ओके ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो है हमारा कौन सा कार्बन है, बीटा, बीटा, और ये हो गया हमारा अल्फा, और ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। सबको ऑनर करना पड़ता है भाई, फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पर कौन आ रहा है जुड़ने के लिए, हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर जुड़ने के लिए आ रहा है थायोल को एंजाइम ए। तो HS थायोल हो गया, और कोएंजाइम ए जो है, ये कोएंजाइम ए है COA, ये यहां पर आ गया। अब क्या होता है, ये OH और ये H टूट कर बाहर निकलता है। तो जब ये दोनों टूट कर बाहर निकलेगा जी, तो जुड़ जाएगा ये सल्फर की मदद से इस कार्बन से। अब आप इसको देखें, इस डायग्राम को अच्छे से देखें, क्योंकि ये सबका अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं
तो आपको इन सभी चीजों पर पकड़ होनी चाहिए, और ये पकड़ धीरे धीरे होता है। ओवरनाइट में ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन आप समझते जाएंगे और सीखते जाएंगे तो कभी परेशानी आपको नहीं होनी। ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और हमारा हैबिट है कि हम बीटा अल्फा लिखते हैं बार बार। कभी विद्यार्थी को ये लिखने से भागना नहीं चाहिए। और ये रहा हमारा एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर जुड़ जाता है SCOA, ठीक है, और बाहर क्या निकल जाता है, प्लस वाटर निकल जाता है। ओके, और ये जो वाटर है उसमें OH का शेयर किसका है, फैटी एसिड्स का, और हाइड्रोजन का शेयर किसका है, HOH मतलब वाटर। अब आप देखें, ये जो पूरा मटेरियल बना हमारा यहां से यहां तक, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं, अब देखो यहां पर फैटी एसिड का नाम है ऑलरेडी, तो पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए, इसका नाम क्या पड़ गया, पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए। पाल्मिटोइल अगर नहीं लिखते, मन किया कि नहीं लिखेंगे पाल्मिटिक का नाम, तो एसाइल कोएंजाइम ए। तो इस प्रकार से जो सबस्ट्रेट होता है वह प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, जो ये सबस्ट्रेट है वह प्रिपेयर किया जाता है। और यहाँ जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का एंजाइम नहीं है, लेकिन यहाँ जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है ट्रांस एसिटाइलेज। उसका नाम क्या होता है, ट्रांस एसिटाइलेज। बट हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कौन है, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो है पाल्मिटोइल कोएंजाइम। इसलिए इस एंजाइम का उपयोग हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के लिए नहीं मानते। तो देखिए जी, ये पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए जो है यह इसका सबस्ट्रेट है, मतलब कि एसाइल कोएंजाइम ए सबस्ट्रेट है। जो भी एंजाइम बीटा ऑक्सीडेशन के लिए होता है, ठीक है ना, ऑल सच एंजाइम्स, जितने ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ये कहाँ लोकेट करते हैं, ऑब्वियसली जहां घटना होगा वहीं लोकेट करेंगे जी, थोड़े बाहर करेंगे, एंड दैट इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला सवाल था कि भाई फैटी एसिड्स कितने तरह के होते हैं, तो फैटी एसिड्स जो होते हैं उनको हम दो हिस्से में बांटते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो दो प्रकार से इसको हम लोग बांटते हैं। साथ ही क्या होता है, फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड चेन्स जो होते हैं यह भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला लॉन्ग फैटी एसाइल चेन, इस लॉन्ग फैटी एसाइल चेन में 12 कार्बन से लेकर 20 कार्बन तक आता है, ठीक है। दूसरा हो गया मीडियम फैटी एसाइल चेन, इसमें जो है वह C8 से C12 तक आता है। और थर्ड जो है वह है स्मॉल फैटी एसाइल चेन, और हम सब समझ गए कि इसमें क्या आएगा, इसमें C4 से C8 आता है। ये सभी फैटी एसिड्स के अलग अलग वेरिएंट हैं। हम सब जानते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस में कौन सा फैटी एसाइल सबसे ज्यादा यूज होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये वाला लॉन्ग फैटी एसाइल चेन जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। अब जो है हमारा जो सवाल है वह है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फैटी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। बीटा ऑक्सीडेशन का फैटी एसिड का स्टेप्स क्या होता है, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। डिफरेंट स्टेप्स के पर्पस क्या होते हैं, व्हाट आर द एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं। ये तीन सवाल का जवाब हमको अभी क्या करना है, ढूंढना है। तो इन तीन सवाल का जवाब अगर हम लोग ढूंढ लिए तो फिर जीत गए मैदान जंग। अब सबसे पहला है
कि हम लोग को फैटी एसिड्स का डिटॉक्सिडेशन कराना है, तो कितने हो सकते हैं? चलो मैं कुछ बेसिक वर्क स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मेरा कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस है उसमें है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फाउंड इन वन एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्वेश्चन हुआ, तो आंसर होता है इसका 2। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम में 2 ही कार्बन होता है। बढ़िया। अब अगला सवाल है, इफ palmitoyl coenzyme A has 16 carbon, then how many acetyl coenzyme A can be obtained? कितने हो सकते हैं, मिल सकता है हमको आफ्टर कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड? तो बड़ा आसान है कि 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम है, पाल्मेटिक एसिड में कितने हैं? 16 कार्बन है, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए हमको प्राप्त होगा, shall be obtained। कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए प्राप्त होंगे हम लोग को? उत्तर है 8 प्राप्त होंगे, क्योंकि जितने भी कार्बन है फैटी एसिड में उससे उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तब है जब कार्बन की संख्या इवन में हो। आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि सर अगर कार्बन की संख्या ऑड में हो, 17 होगा, तो क्या 8.5 होगा? इस सवाल का जवाब तो हम लोग आगे ही ढूंढेंगे। अभी तो हमारा बेसिक फंडा यही है कि ये सवाल का जवाब अब यहां करें, आने वाले वक्त में उन सवाल का जवाब हम करेंगे। तो अब आप मुझे सब लोग बताएं कि इसका मतलब स्पष्ट है कि जब हम कार्बन को तोड़ना शुरू करेंगे, 2-2 कार्बन को, तो हमको स्टेप्स पर ध्यान देने की जरूरत है। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं, मैं R मतलब वही CH2 ग्रुप 1 2 और ये हो गया। सब लोग ध्यान देना, अब जो है ना मैकेनिज्म की बारीकियों पर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये सब राज समझ में आते ही आप आसानी से इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये CH2 हो गया और ये भी CH2 हो गया। इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? इसको अल्फा कार्बन और इसको बीटा कार्बन। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसमें 2 कार्बन की जरूरत है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, मतलब अल्फा कार्बन के साथ अगर ये टूट कर निकल जाए तो ये जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब सोचिए कि मैं इसको तोड़ देता हूं, ठीक है ना, एकदम अच्छे से समझो। इसको तोड़ के अलग कर देते हैं, तो टूट गया RCH2 और ये इधर टूट गया CH2, ठीक है, कोएंजाइम ए। अब आप सब सोचें कि ठीक है, ये तो हमें मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम हो जाएगा। चलो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, CH3 हो जाएगा। लेकिन अब इसका क्या होगा? आप सब जरा सोच के विचार करें कि क्या अब ये सबस्ट्रेट रहा? इज दिस अ सबस्ट्रेट? आंसर होता है नो नो नो। क्यों? बिकॉज एसाइल कोएंजाइम इज अ सबस्ट्रेट। अब तो चौपटानंद वाला काम हो गया जी, कि एक आपको एसिटाइल कोएंजाइम में मिला और बाकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो बर्बाद हो गया। समझने वाली बात है ये सब चीज, इसलिए बात इसकी चर्चा कर हुई। ये जो है ये तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ऐसा कब होगा? जब हम इसको तोड़ने वक्त में एक पैटर्न विकसित कर दें। एक पैटर्न कैसे विकसित करेंगे? किस प्रकार से उस पैटर्न को विकसित करेंगे? तो मन में आएगा सवाल कि सर मान लीजिए कि हम तोड़ने से पहले अगर इसको हम अगर बीटा कार्बन को अगर सर हम लोग चेंज कर दें, इसमें हम लोग डबल बॉन्ड ओ ले आए, इस हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर डबल बॉन्ड ओ जोड़ लें सर, तो तोड़ने के बाद हमको फैटी एसाइल ही मिलेगा। अब ये जो सवाल है, देखो इस सवाल का जवाब कैसे मिलता है। तैयार हो जाओ सब लोग सीखने के लिए। बी रेडी टू लर्न। ठीक है, अब हमारे पास है R CH2 CH2 और ये हो गया कोएंजाइम A। करेक्ट। ये हमारा है बीटा कार्बन। इस बीटा कार्बन को हमको चेंज करना है। तो अभी तो सैचुरेटेड है यहां पर, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्या करना चाहिए? सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना चाहिए। तो अनसैचुरेटेड बनाने के लिए डबल बॉन्ड इज द बेस्ट। तो अगर हम डबल बॉन्ड को बेस्ट मानते हैं, तब तो हमको यहां से एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से निकालना पड़ेगा। निकाल देते हैं भाई। अपने से तो निकलेगा नहीं, एंजाइम की मदद से निकलेगा। देखना सब लोग गौर से। R C डबल बॉन्ड C और ये हो गया कोएंजाइम। ठीक है, डबल बॉन्ड हुआ तो एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक अल्फा कार्बन से एक बीटा कार्बन से, और इस प्रकार से ये यहां पर हो गया। एक हाइड्रोजन बचा, एक एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। जो हाइड्रोजन बाहर निकला उसको किसने पिकअप किया? तो एंजाइम के साथ FAD होता है। FAD का फुल फॉर्म होता है फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसका फुल, जब दो हाइड्रोजन ये पिकअप करेगा, ये होगा FADH2। FADH2। ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो कहां से आया? एक यहां से बीटा कार्बन से आया, एक अल्फा कार्बन से आया। अब दूसरा पॉइंट जो है कि इसका एंजाइम क्या होगा। यदि इस तरह की घटना हो तो हम लोग एंजाइम का नाम क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज। नाम पड़ गया। आपने एसाइल कोएंजाइम A से दो हाइड्रोजन निकाला, डिहाइड्रोजिनेज हो गया। एंजाइम का नाम स्पष्ट और क्लियर कट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हमारा स्टेप हो गया। अब जरा गौर करो सब लोग कि क्या है इसमें। क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस साइड है और ये हाइड्रोजन उसके उल्टा साइड में है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। ठीक है, इसका नाम पड़ गया ट्रांस। मतलब भाई ट्रांस है ये। ठीक है, और ट्रांस के बाद क्या है ये कि ट्रांस इनोयल कोएंजाइम A, ये इसका नाम पड़ गया। अब देखो नाम के पीछे जो होता है ना, हम कभी विद्यार्थी को बोलते हैं घबराना नहीं नाम है। ट्रांस क्यों है? क्योंकि इसका कॉन्फर्मेशन ट्रांस है। एक हाइड्रोजन उस साइड है और एक हाइड्रोजन इस साइड है। और इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड को हम लोग इन बोलते हैं, याद है? एल्कीन, इथीन, प्रोपीन, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन, मतलब डबल बॉन्ड। और YL क्या हो गया? एसाइल। क्योंकि फैटी एसाइल में है, इसीलिए यहां पर हम लोग इसको इनॉयल कहते हैं।
तो इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर का पहला स्टेप जो है वह बनकर हमारा तैयार हो गया। अब आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग बोल रहे हैं ट्रांस इनॉयल कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए जो है इस सबस्ट्रेट का नाम है, ठीक है, ट्रांस इनॉयल कोएंजाइम ए। इसमें लोकेशन भी हम लोग दे सकते हैं। इसमें क्या हुआ, वाटर इंटर किया, वाटर इंटर किया तो एंजाइम का नाम क्या पड़ा, जो सबस्ट्रेट का नाम है पहले वो लिखना है, ट्रांस इनॉयल कोएंजाइम ए, और हाइड्रेशन हुआ है, एंजाइम का नाम हुआ हाइड्रासेज। तो बहुत आसान होता है एंजाइम का नाम लिखना, कहीं कोई आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और इसके प्रतिफल में क्या होता है कि बीटा कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ गया। मतलब हम धीरे धीरे इसको कहां लेके जा रहे हैं कि हम बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ला सकें। अब हमारा अगला मकसद क्या होता है, अगला स्टेप हमारा क्या है, तो हमारा अगला स्टेप है कि अगर हम इस बीटा कार्बन पर से, देखना सब लोग, गौर से देखना सब लोग, अगर इस बीटा कार्बन पर से हम इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को निकाल दें तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हमको फिर से निकालना है यहाँ पर। तो देखिए कैसे इस काम को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप हटा देते हैं, अब ऊपर वाले में हम थोड़ा बदलाव कर देते हैं। ठीक है, कितना बार एक ही चीज बनाएंगे, यहाँ हो गया OH और ये हो गया हाइड्रोजन, फाइन। और इस सबस्ट्रेट का नाम क्या है, इस सबस्ट्रेट का नाम अगर गौर करोगे तो बहुत आसान होता है। कैसे लिखते हैं हम लोग, बीटा कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग कहते हैं बीटा पर हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल, एसाइल कोएंजाइम ए, इसका नाम पड़ गया। बीटा कार्बन पर क्या है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, बीटा, और इस पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी और एसाइल कोएंजाइम है। अब देखिए कि अगर इसमें से, जैसा कि मैंने बताया, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को हम हटा दें, कैसे हटाएंगे, हटाने के लिए हमको कोएंजाइम चाहिए। उस कोएंजाइम का नाम क्या है, हम लोग कह रहे हैं उस कोएंजाइम का नाम है NAD, NAD, ठीक है, रिड्यूस्ड होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये दोनों हाइड्रोजन को अगर ले ले तो बन जाएगा NADH प्लस प्रोटॉन H प्लस, करेक्ट। ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए जी। अब बाहर निकलने के बाद किस तरह के स्ट्रक्चरल बदलाव इसमें देखा जाएगा, अब गौर करिए, RC डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, SOCO कोएंजाइम ए। अब आप सब लोग गौर से बूझिए, क्या हो गया कि बीटा कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ गया और ये क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। तो जैसे ये घटना होती है तब इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन, यही है। और चूंकि फैटी एसिड में हो रहा है तो नाम पड़ा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब एंजाइम का नाम क्या लिखेंगे जी, मैं हमेशा बोलता हूँ एंजाइम का नाम बहुत ही आसान होता है, पहले तो सबस्ट्रेट का नाम लिख दें, बीटा हाइड्रोक्साइल हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए, और काम क्या हुआ है, हाइड्रोजन निकला है, डिहाइड्रोजिनेज। सो इजी टू राइट द नेम। इतना आसान है अगर हम इसके बेसिक रूल्स को समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है यहां पर। अब जब ये स्ट्रक्चर बन गया तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या होगा, तो बड़ा आसान सा नाम है, क्योंकि बीटा पर क्या हो गया, कीटोन ग्रुप जुड़ गया तो नाम पड़ा बीटा कीटो, बीटा कीटो। फैटी एसाइल है तो एसाइल कोएंजाइम, इसका नाम पड़ गया। मैं आपको बताऊं कि कितना आसान होता है इसका नाम, अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें, थोड़ी सी बारीकी रखें और थोड़ा अभ्यास करें। ये जब लेक्चर आप देखें या पढ़ें
तो इसको दोबारा जरूर रिवाइज करें, दोबारा इस लेक्चर को जरूर पढ़ें, दोबारा इसका अभ्यास करें। जो छोटी छोटी बारीक और गूढ़ बातें बताई गई हैं उस पर ध्यान दें। निश्चित रूप से ये टॉपिक आपका हो जाएगा। इस टॉपिक को कोई रोक नहीं सकता है आपका होने से। अब चले हम इस टॉपिक का जो लास्ट स्टेप है, अब तोड़ फोड़ का काम शुरू करते हैं भाई। ठीक है ना, ये सब काम तो हो गया। बीटा कार्बन पर तो हमने ऑक्सीडेशन करा दिया भाई। अब हमारे पास जो है मिल चुका है ये इस तरीके से। अब लास्ट स्टेप क्या करना है हमें अब तोड़ा तोड़ी करना है, क्योंकि हाईली अनस्टेबल हो गया है। तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच जो है ना, हालात अच्छे नहीं है अब उन दोनों के। तो ये इस बॉन्ड को हम लोग को तोड़ना है। देखिए मैंने क्रॉस लगाया है। अगर इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हमको मिलेगा प्रोडक्ट, आर सी डबल बॉन्ड ओ। हमको कोएंजाइम चाहिए, तो हमने यहां पर क्या किया, कोएंजाइम लाकर एक दे दिया, SH कोएंजाइम ए। सेल के अंदर में सारा प्रोसेस होता है। थायोल कोएंजाइम है, और ये कोएंजाइम यहां पर जुड़ गया। देखो जुड़ गया, और साथ में क्या मिला, साथ में मिला हमको हमारा एंड प्रोडक्ट, दैट इज प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, CH3 C डबल बॉन्ड O, ओके, एंड SCO। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है एसाइल कोएंजाइम ए। अब देखिए एसाइल कोएंजाइम में क्या होता है, सबस्ट्रेट। तो फिर से अब यहां तोड़फोड़ का काम शुरू होगा, फिर से यहां काम शुरू हो जाएगा तोड़फोड़ का। बस यही था कि जो अभी 16 कार्बन था, अब इसमें कितना कार्बन बचेगा, 14 कार्बन बचेगा। इस प्रकार से ये टूटने के क्रम में ये पूरा प्रोसेस होता है। अब देखो यहां पर जो है ना, ये जुड़ा है एसिटाइल कोएंजाइम में। तो एंजाइम का नाम क्या होता है, एंजाइम का नाम होता है ट्रांस एसिटाइलेज। आप सबस्ट्रेट का नाम जो है साथ में लिख सकते हैं। अगर सबस्ट्रेट का भी नाम आप साथ में लिख दें तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम ए ट्रांसएसिटाइलेज। इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में थायोलेज भी कहते हैं, थायोलेज। इस देखो थायोलेज में दो टर्म जुड़ा हुआ है, थायोल एडिशन प्लस लाइसिस ऑफ बॉन्ड। मतलब दो काम होता है, एक तो थायोल का एडिशन हो गया यहां पर, ये देखो ये मतलब ये जो एसएस था वो थायल ग्रुप यहां जुड़ गया। दूसरा लाइसिस ऑफ बॉन्ड, जो यहां पर बॉन्ड है बीटा और अल्फा के बीच में, वो कट गया और एसिटाइल को एंजाइम ए बन गया। तो जो आया कि भाई कितने स्टेप्स में ये होते हैं, ये स्टेप्स जो है आपके सामने प्रस्तुत है, पेश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन स्टेप्स को सब लोग फॉलो करेंगे, रिवाइज करके फॉलो करेंगे, और तभी ये बात आपके समझ में अच्छे से